प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। कल लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम मुकदमे की समाअत होनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर। यह दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी ताकि गवर्नर को पाबंद किया जाए कि वो तारीख का ऐलान करें इलेक्शन की। इन पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने हैं पंजाब के, उसकी तारीख दी जाए। अब इस पर कल गवर्नर ने अपना जवाब जमा कराना है और फिर इस पे अदालत जो है वो जाहिर अपना फैसला कल सुनाएगी या आने वाले दिनों में सुनाएगी। बहरहाल फैसला अदालत ने करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो खुतूत लिखने का सिलसिला वो भी जारी है। सदर आरिफ अलवी साहब ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। इससे पहले गवर्नर जो हैं दोनों, उन्होंने भी खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंडेशन मांगी हैं IG खैबर पख्तूनख्वा से। आज अहम इजलास इलेक्शन कमीशन का फिर हुआ है। पंजाब की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। उसमें चीज़ें जो सामने आई हैं पंजाब की तरफ से वो ये कि मार्च अप्रैल में अगर इलेक्शन होने हैं तो बच्चों के पेपर्स हो रहे होंगे, पोलियो मुहिम भी चल रही होगी। फिर ये भी कहा गया कि खरीदारी जो गंदम की खरीदारी है उसका भी सीज़न होगा। फिर इंतज़ामी तौर पर भी कुछ मुश्किलात हैं, जो इसके साथ साथ जो एहलकार हैं उनकी भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ये तमाम चीज़ें इलेक्शन में रुकावट बन सकती हैं आईनी और कानूनी तौर पर? क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन होना है तो बाज़ जो माहिरीन कानून है उनके मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना है तो 90 दिन में होना है। बल्कि एतजाज़ अहसन साहब कुछ दिन पहले हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि क़यामत से कम कोई भी चीज़ 90 दिन से कम पहले इलेक्शन को नहीं रोक सकती। इस सारी सूरत हाल पर जो डेवलप हो रही है, एक अपोजिशन की तरफ से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक का भी ऐलान किया गया है। हालात और मामलात किधर को जा रहे हैं, इकॉनमी की सूरत हाल क्या बेहतर हो रही है, ख़राब हो रही है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, खुशामदीद। सर, ये जो एक डिबेट है कि ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से कि इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने नहीं देनी और इलेक्शन कमीशन ने देनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये ज़िमनी इलेक्शन ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हैं, इसमें 90 दिन के अंदर अंदर होने के लिए इसकी तारीख देनी किसने आकर? इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी होती है जी, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड इसलिए लेना होता है कि लॉजिस्टिक्स सारे या जो अमला होता है उन्होंने फ्राहम करना होता है, लिहाजा उनसे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत उन्होंने कंट्रोल करनी होती है। तो इसके लिए उनसे पूछना जरूरी होता है, उनसे कॉन्सेंट देनी होती है। बाकी डेट तो जो है अल्टीमेटली वो इलेक्शन कमीशन ही देता है। सर, लेकिन गवर्नर के हवाले से जो हम आर्टिकल 1053 की बात करते हैं उसमें गवर्नर जब दस्तखत करते हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो कम अज़ कम चूंकि असम्बलियाँ गवर्नर के दस्तखत के साथ टूटी हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में तो कम अज़ कम तारीख गवर्नर साहब को देनी चाहिए। और आपके ही पार्टी के जो रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी साहब का ख्याल है कि गवर्नर ने तारीख देनी है, उनका काम ये नहीं है कि सिक्योरिटी है या नहीं है, वो काम इंतजामिया का, हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का है, वो अपना काम करे, बाकी बातें बात की हैं। सूबाई हुकूमतें जब कॉरेस्पॉन्ड करती हैं तो वो गवर्नर्स के जरिए करती हैं, असम्बलियां बिल पास करती हैं, हुकूमत पे कहने पे करती हैं, चीफ मिनिस्टर के फैसलों के ऊपर अमल दरामद होता है तो वो समरीज जाती हैं गवर्नर को। गवर्नर के साइन के बगैर वो समरीज अप्रूव नहीं हुआ करती, यानी उसकी एक मुद्दत होती है, एक प्रोसीजर है। इसी तरह प्रेसिडेंट की वफाक में होती है। तो गवर्नर की हैसियत डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की है, लिहाजा उनके जरिए सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, ये हमें समझना चाहिए। बाकी कुंडी साहब जो हैं वो अपनी राय रखते हैं, उनका हक है, मेरी अपनी राय है। मैं भी ये समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कानून में आइन और कायरा साहब आप क्या समझते हैं कि 90 दिन के अंदर हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए या कोई इसके अलावा रास्ता मौजूद है? आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। और आइन और कानून क्या कहता है सर इस सिलसिले में? आप अभी पढ़ रहे हैं। जी कायरा साहब, क्या फरमाया आपने? मैंने कहा आप अभी पढ़ रहे थे, आप अभी बता रहे हैं। मैंने तो सिंपल कहा कि मैं आइन और कानून से मावरा किसी काम के हक में नहीं हूं, कभी भी नहीं हूं। बिल्कुल सही है सर, आपकी राय बिल्कुल वाज़ेह है और दो टोक है। और इसको मैं इसी तरह से समझ रहा हूं कि अगर आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो तो फिर ये 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सर, इस वक्त क्या आप जो चाहे समझे, मैं तो जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, जो मेरी आवाज है वो मैं कह दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन अब जिस तरह करना चाहें आपका हक है।
जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर। तो अच्छा ये बता दीजिए कायरा साहब के लॉ मिनिस्टर साहब एक इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं और कुछ लोग PMLN से ये कह रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल, बल्कि एक खास जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है वो ये कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते और उसके बाद होते हैं तो वो भी कानून की नज़र में काबिल कबूल ही होंगे। तो इस राय पर आपकी फिर राय क्या होगी सर? देखिए, ये तो कहने वालों से पूछिए ना, एक बंदा अपनी राय दे रहा है। अगर तो इसके ऊपर कोई हुकूमत की राय आई हो तो मैं बात करूं, किसी इंडिविजुअल की अपनी राय है, उनका राय देने का हक होता है। वो राय ठीक भी हो सकती है, वो राय गलत भी हो सकती है, उसके ऊपर मैं क्या राय दूंगा अपनी। मेरी राय सिंपल ये है कि हाँ, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, और माजी में जो कहा जा रहा है कुछ मौके ऐसे भी आए जब इलेक्शन शेड्यूल थे, अनाउंस थे, लेकिन फिर इलेक्शन डिले हो गए। आइन भी था, कानून भी था, ये भी शहादत मौजूद है। ऐसी कोई सूरत हाल हो तो उसके लिए भी कानून और आइन के रास्ते मौजूद हैं। मैं तो उससे बियॉन्ड जाने की बात ही नहीं कर रहा। सही है, लेकिन सर ये अगर 107 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, कौमी असम्बली के 107 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है और जिनमें 16 और 19 तारीख को 64 में तो होने जा ही रहा है, तो फिर आप समझते हैं कि अगर यहाँ पर इंतजाम किए जा सकते हैं और उसके लिए वसाइल मुहैया किए जा सकते हैं तो फिर सूबाई हलकों के, सूबाई असम्बलियों के भी इलेक्शन हो सकते हैं? हालात साजगार हैं? देखिए, बात यह है कि साजगार या ना साजगार का तो इशू ही नहीं। इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन कराने हैं, हालात कुछ भी हो तो इलेक्शन हो जाएंगे। अदालत कहती है कि जी हालात कुछ भी हो जाए, दिगरगू भी हो, इलेक्शन कराने हो जाएंगे। ये अलग बात है कि वो कितना अच्छा इलेक्शन होगा, कितना खराब इलेक्शन होगा, क्या माहौल बनेगा, इसको तो ये तो बाद में देखा जाएगा, ये तो हालात पे डिपेंड करता है। लेकिन इलेक्शन अभी कुछ हलकों के अभी इलेक्शन हो मार्च में, कुछ हलकों के फिर अगर फर्ज करें अदालत ने अभी स्टे दिया है 43 हलकों का, वो कोई 2 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद इलेक्शन हो, उसके बाद फिर सूबाई इलेक्शन हो 2 सूबों के, फिर दोबारा सारी कौमी असम्बली के इलेक्शन हो और 2 सूबों के इलेक्शन हो, तो ये फिर अगले 7-8 महीने हम इलेक्शन के फेज में ही रहेंगे। ये क्या मुनासिब होगा? क्या ये दुरुस्त है? क्या रियासत इस बात के अखराजात बर्दाश्त कर सकती है इन हालात में, या करने चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जिस पे मुबाहिसे हो रहे हैं, लेकिन ये सारे मुबाहिसे अपनी जगह, आइन और कानून अपनी जगह, आइन के मुताबिक चलना है। सही है। कायरा साहब, अभी आपकी राय बाकी पार्टीज की राय से मुख्तलिफ थी। जब ज़िमनी इंतखाबात की बात हुई तो कुछ जमातों का ख्याल था कि हमें इसका बॉयकॉट करना चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब भी इसी के हामी थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि नहीं, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, और तभी कागजात नामजदगी भी जमा हुए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी क्यों इत्तफाक़ राय नहीं कर सकी इस बात से, जबकि आप समझते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद दोबारा फिर इमरान खान अगर जहाँ जहाँ जीतेंगे वो फिर इसको रिज़ाइन करेंगे, फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, और ये उस तरह से ये इसकी वर्थ नहीं है इन इंतखाबात की। तो आपकी राय मौलाना फजल रहमान साहब की राय से मुख्तलिफ किस बुनियाद पर रही? ये तो मेरी लीडरशिप बता सकती है, लेकिन अभी तक हमने कोई हतमी फैसला भी नहीं किया। इंशाल्लाह एक आध दिन में हम अपना फैसला अनाउंस करेंगे, लेकिन उसकी प्रिपरेशन के लिए नॉमिनेशन जो फौरी तौर पे, उसकी तो अपनी डेट है, उसके अंदर अंदर नॉमिनेशन जमा हो गए हैं। दूसरा फेज बाद में आने वाला है, उसका भी देखेंगे, लेकिन अंदा एक दो रोज में पार्टी की वाज़ेह लाइन जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगर पार्टी का फैसला हुआ तो हम कोई PDM का हिस्सा नहीं है, हम PDM से अलग में हुकूमत का इत्तेहाद में जरूर शामिल है, तो पीपल्स पार्टी अपनी आजादाना राय भी रख सकती है और कलेक्टर राय का हिस्सा भी बन सकती है। आपकी जाती राय क्या है कि पीपल्स पार्टी को हिस्सा लेना चाहिए इसमें, कायरा साहब, ज़िमनी इंतखाबात में? मेरी जाती राय मैं आपको नहीं दे सकता। मैं अपनी जाती राय अपनी पार्टी के फोरम्स पे दूंगा जहां पे इसकी डिबेट होगी, क्योंकि मुझे जाती राय मीडिया के जरिए आवाम के साथ शेयर नहीं करनी। वो मैंने वहां करनी है जहां उसका अप्रोप्रिएट फोरम है, और फिर वो अप्रोप्रिएट फोरम जब तरीक़ाकार के मुताबिक कोई मंजूरी कर देगा, अप्रूव कर देगा, फिर उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको फिर डिफेंड भी करूंगा।
ठीक है। ये बताइए कायरा साहब के काबीना का साइज़ बढ़ने पर बड़ी तनकीद हो रही है। अब 85 हो गए मेंबर्स और आज 7 मुआविनीन खुसूसी का इजाफा हुआ है। एक तरफ हम मुआशी हालात पर बहुत परेशान रहते हैं, इसका बड़ा बरमला इजहार करते रहते हैं कि जी पैसे नहीं हैं। तो ये मैसेज क्या जाता है जब काबीना का इतना बड़ा साइज़ होगा? ज़ाहिर है साथ में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऐड होते हैं, साथ में गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलते हैं, मुलाजमिन मिलते हैं, कुछ और अखराजात में इजाफा होता है, दफ्तर मिल जाता है। तो ये मैसेज क्या जा रहा है? ऑस्टेरिटी जो है इससे जाहिर तो नहीं होती? पहले तो यह है जी कि एक दफा आप ना इस मामले को पहले प्रोसीजर को समझे कि ये है क्या। ये बगैर समझे इस पे डिबेट होती जा रही है और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि बगैर हकायक जाने कहा जा रहा है। स्पेशल असिस्टेंट जो होते हैं उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। जो सैलरी एक एडवाइजर को या मिनिस्टर को मिलती है, अगर एक मेंबर कौमी असेंबली को वजीर बना दिया जाए या एडवाइजर बना दिया जाए तो उसकी तनख्वाह कम हो जाती है। नेट ड्रा एक वजीर महीने के आखिर में कम ड्रा करता है या एडवाइजर बनिस्बत एक एमएनए या एक सेनेटर के। ये जरा चेक तो करें ना पहले कि क्या ये बात हकीकत है। और जिन बंदों को बहुत सारे और पर्सन प्रिविलेजेस ऐड नहीं हो जाते हैं। पहले मैं बताता हूं, पहले बना के रखी है, मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। ये फिर आपसे बात करूं, पहले ये जरा तस्वीर कर लूं जी, फिर सुनता हूं जी। कहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि जो आज 7 बंदों को बनाया गया है वो सारे एमएनएज हैं। उनमें से चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटियां हैं जिनकी गाड़ियां ऑलरेडी मौजूद से वो फारग हो जाएंगी। एक टाइटल मिला है, एक सियासी कारकुन की एक ख्वाहिश होती है उसको टाइटल दिया जाए, वो काम भी करेगा। लेकिन अगर उसको मुआवने खुसूसी की तो अपने पर्क्स नहीं है, उसको वही तनख्वाह जो ऑलरेडी मिल रही है उससे भी कम मिलेगी। मुआवने खुसूसी को, एडवाइजर को या मिनिस्टर को टीएडीए नहीं मिलते। अब जो एमएनए बने हैं, ये एसएपीएम बने हैं, उनकी नेट ड्राइंग सैलरी सरकारी खजाने पे बोझ उनका कम हो जाएगा। इनमें से 3-4 लोग वो हैं जो स्टैंडिंग कमेटियों के या पार्लिमानी कमेटियों के या पार्लिमानी सेक्रेटरीज थे जिनके पास ऑलरेडी गाड़ियां थी। वो गाड़ियां वापस हो जाएगी, इनको कैबिनेट विंग की गाड़ियां मिल जाएंगी, उसी स्टैंडर्ड में रहेंगे। कोई नया दफ्तर नहीं बनेगा, कोई नई भर्ती नहीं होगी, एक भी ना हुई है माजी में। ये तो एक ऐसी बहस है कि जिसको हकायक जाने बगैर सारा मीडिया उठाए जा रहा है, उछाले जा रहा है। इतनी बड़ी कैबिनेट हो गई, इतना बड़ा ये हो गया, बगैर भी हकायक देखे कि इसका कोई बोझ है भी कि नहीं। अच्छा, बिल्कुल सही है कायरा साहब। आप मसला ये है कि अब मेरे हाथ में ये 1975 का एक्ट है जिसमें फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स जो हैं उनकी सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की पूरी तफसील मौजूद है। और मैं आपके इल्म में जाहिर है पहले से है, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इसकी मोटी मोटी चीज़ें, इसमें यूटिलिटी बिल्स की अदायगी के लिए माहाना वज़ीर मुमलिकत को 22,000 रुपये इजाफी अलाउंस। आप कह रहे हैं सैलरी कम हो जाएगी लेकिन बहुत सारे अलाउंसेस में इजाफा भी हो जाएगा। जैसे उनको जो है वो वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत ओहदा संभालने पर अपने अपने खानदान और मुलाजिमों और साजो सामान के मुंतकिल के अखराजात सरकारी खजाने से अदा करेंगे। जी सुन ले जी, ऑलरेडी मेंबर की प्रिविलेज भी यही है जी। मेंबर को एक फ्लैट मिलता है या अपार्टमेंट मिलता है जिसका रेंट देता है वो। मुझे बतौर एडवाइजर एक घर मिला है जिसका मैं 1,10,000 रुपया किराया कटवाता हूँ। मैं बिजली का बिल देता हूँ, मैं गैस का बिल देता हूँ, ये मैं अपनी जेब से देता हूँ। मैं अपना किचन अपनी जेब से चलाता हूँ। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, मैं आपसे वो बातें कर रहा हूं जो हकायक में ऑन ग्राउंड है। हाँ, मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट को तनख्वाह कम हो जाती है, नेट ड्रा कम करता है बनिस्बत एक एमएनए या सेनेटर के। ये चेक करें पहले कि मेरी बात दुरुस्त है। मैं मीडिया पे खड़ा होकर बात तो कायरा साहब फिर बेहतर ना होगा कि अगर सभी एमएनएस को अगर मुआविनीन खुसूसी का टाइटल दे दिया जाए, वो खुश भी हो जाएंगे और सरकारी खजाने पर बोझ भी कम हो जाएगा। आप तमाशा लगाना चाहते हैं तो ये कर लेते हैं, और अगर आप संजीदगी से बात करना चाहते हैं तो कुछ और करें। नहीं, लेकिन सर वो तमाशा तो लगता है ये कि 87 जब हो गए हैं ऑलरेडी मेंबर्स, तो बहुत सारे लोगों के ख्याल में तो ये तमाशा है। भाई आपके ख्याल में बगैर जाने तमाशा है ना, हकायक जाने के तो बात और हो जाएगी। पहले जानिए तो सही हकायक है क्या, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करा लीजिए ना।
सर ये मैं इसकी अब मैं चले जरा दिखा कुछ जिस पर पूरी रिसर्च करके मैंने तैयारी कर रखी है और मैं जी चलिए मैं पढ़ देता हूं सर, मैं पढ़ देता हूं। देखिए जी, वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाह अलाउंसेज मरात एक्ट 1975 के तहत वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख जबकि वजीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपये माहाना होगी। पहली तैनाती पर वफाकी वजीर या वजीर मुमलिकत 5,000 रुपये का इक्विपमेंट अलाउंस ले सकता है। फिर वफाकी वजीर और वजीर मुमलिकत और उनकी फैमिली को एक सरकारी कार रखने का हक हासिल है और इस कार की देखभाल सरकारी खजाने से होगी। वफाकी वजीर और वजीर मुमलिकत को किराए की अदायगी के बगैर सरकारी रिहाइशगाह के इस्तेमाल का हक हासिल है और ऐसी सरकारी रिहाइशगाह की देखभाल सरकारी खजाने से होती है। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी के लिए वजीर मुमलिकत को माहाना 22,000 रुपये यूटिलिटी अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी वजीर और वजीर मुमलिकत को रिहाइशगाह पर सरकारी खर्चे पर टेलीफोन की सहूलत दी जाती है और इस फोन की कॉल से अखराजात से इसे इस्तिस्ना हासिल होता है। वफाकी वजीर और वजीर मुमलिकत ओहदा संभालने पर अपने खानदान, अपने मुलाजिमों और साजो सामान की मुंतकिली के अखराजात सरकारी खजाने से ले सकता है। पाकिस्तान में सफ़र के दौरान वफाकी वजीर और वजीर मुमलिकत को फर्स्ट ग्रेड अफसर का दर्जा दिया जाता है और इसे सफरी अलाउंस दिया जाता है। वज़रा दौरे पर हों तो इस दौरान उन्हें 3,000 रुपये का डेली अलाउंस दिया जाता है। वज़रा को गैर मुल्की दौरे पर ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है। और वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और उनकी फैमिली को खुसूसी मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत तिब्बी सहूलियात हासिल भी होती हैं। अब सर ये अगर तमाम MNAs की हैं तो फिर इसको 1975 के एक्ट में मिनिस्टर्स और फेडरल मिनिस्टर के प्रिविलेजेस पर्क्स में अलग से ऐड क्यों किया गया है और क्या ये तमाम चीजें हर MNA को हासिल होती हैं? मैं बताता हूं आपको, अब मेरी सुनिए, यही मैं कह रहा हूं, आप रिसर्च कीजिए सर। एक रिहाइशगाह मिलती है जिसकी मेंटेनेंस यानी उसकी सफाई, यानी उसका रंग रोगन, ये काम जो होता है ये सरकार करती है। यूटिलिटी बिल्स की मद में 20,000 रुपया मिलता है, उसमें गैस भी है, उसमें बिजली भी है। क्या 20,000 रुपए में आप अपने घर का बिल दे लेते? गैस का बिल दे लेते? उसी 2 लाख में से देगा ना, उसी TADA में से देगा ना। एक गाड़ी है, वो गाड़ी अपने सरकारी काम के लिए करेगा, इस्तेमाल करेगा, क्या अपनी जाती गाड़ी इस्तेमाल करे? सर उसमें दिमाग और करिए। एक MNA है, MNA उसकी फैमिली को, ये पाकिस्तान का कानून है, ये सरकारी मुलाजिम हो या प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन, उनको, उनकी फैमिली को इलाज की सहूलत फ्रीली अवेलेबल है। आपकी भी शायद चैनल्स के अंदर जो आपके रजिस्टर्ड मुलाजमीन होते हैं उनको भी होती है। ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी लोगों को, सरकारी मुलाजिम को है। और दूसरी बात मैं आपको दिलचस्प सुनाऊं, ये भी जरा तहकीक कीजिए। एक वफाकी वजीर, मैं वफाकी वजीर रहा हूं जी, फेडरल मिनिस्टर के तौर पे मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था। मैं जब सफर करता था तो मैं इकोनॉमी प्लस में बैठता था और मेरे ही नीचे काम करने वाले वो कारपोरेशन है जिसमें पाकिस्तान टेलीविजन है, रेडियो पाकिस्तान है, पैमरा है, दीगर इदारे जो थे, इनके जो चेयरमैन थे वो फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने के उनको अलाउड थे। वो बिजनेस क्लास में बैठे होते थे, मैं इकोनॉमी प्लस में बैठता था, बीइंग मिनिस्टर। ये फैक्ट है, इसको चेक कीजिए। और जो TADA मिलता है, आप जरा गौर कीजिए, ग्रेड 17 का मुलाजिम, ग्रेड 17 का अगर कहीं जाता है तो उसको 3,000 से कई गुना ज्यादा TADA मिल जाता है, उसको DA मिलता है या TA मिलता है। 3,000 रुपया पता नहीं कब रखा गया था, आज तक 3,000 ही है। जब तनख्वाहें बढ़ी हैं, MNAs की तनख्वाहें बढ़ने के ऊपर भी इतराज हुआ है, कैबिनेट ने तनख्वाहें बढ़ाई नहीं। तो कहरा साहब, ऑन अ लाइटर नोट, आप अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा ना कर दीजिएगा कि नहीं, मैं तो आपको जो कुछ कह रहा हूँ, देखे ना, आप हंस के मेरा मजाक नहीं उड़ा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो कुछ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड चेक करें, इसको तहकीक कराएं कि क्या ऐसे है कि नहीं है। क्या मेडिकल अलाउंस MNAs और बाकी मेंबर्स को है? क्या ग्रेड 17 को है? क्या ग्रेड 22 तक अवेलेबल है? और TADA क्या होता है? क्या MNAs को, मिनिस्टर्स को, MNA को भी घर मिलता है, उसको फ्लैट मिलता है? क्या ये अपने बिल खुद देते हैं मिनिस्टर के? नहीं। सही है। तो आपका कहना यह है, खैरा साहब, एक मिनट ठहरे, आपका कहना यह है कि जब मुआविन खुसूसी को बनता है, वज़ीर मुमलिकत बनता है, उसको कोई नया अलाउंस नहीं मिलता? नहीं, ठहरिए, अब वैसे मैं जान थोड़ी छोड़ूंगा आपकी। अब आपने बात छेड़ ली ना, अब तो फंस गए बात करके। नहीं, मैंने, हमारे पास है अभी 2-3 मिनट जी। मैंने गुजारिश की कि आपने कहा कि जी टेलीफोन का बिल, टेलीफोन के बिल की उसका एग्जम्पशन होती है। मैं जब से एडवाइजर बना हूँ सर, मैंने तो जो कानून है वो पढ़ के सुनाया। मैं बताने लगूं।
मैं आपको उसका इफेक्ट बता रहा हूँ कि मैं अपना ज्यादातर फोन लैंडलाइन इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपना मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ जो मैं खुद पे करता हूँ। मैंने आज तक अपनी गवर्नमेंट से, अपने वजारत से कोई फोन नहीं लिया हुआ। ये मेरा अपना जाती फोन है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप भी अपने फोन दफ्तर में लगे होते हैं ना, आप अपना, आजकल तो रिवाज ही ये हो गया है कि लोग अपने मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टेलीफोन के बिल का आपने फरमाया, वैसे भी नॉमिनल होता है, लेकिन टेलीफोन का बिल कौन सा ऐसा बड़ा बिल है जी जो खजाने पे बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। अब तो लोग लैंडलाइन इस्तेमाल घरों में ही नहीं करते। सही है सर, मैं आपकी सारी बातें दुरुस्त मानते हुए भी मैं फिर आप आखिरी सवाल इस ज़मन में ये करना चाहता हूं कायरा साहब कि क्या आपके ख्याल में ये पॉलिटिकली एक वाइज डिसीजन है, जबकि इसका एक इतना बड़ा इम्पैक्ट ये जा रहा हो कि जी ये हुकूमत जो है वो अपनी तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनाई जा रही है और हर एक को टाइटल में इंटाइटलशिप दे रही है और हर एक को वजीर बनाई जा रही है, काबीना का साइज बड़ा होता जा रहा है, तो पॉलिटिकली जो है वो ये एक वाइज डिसीजन है इन हालात में ऑप्टिक्स के लिए? क्या अल्लाह करे मीडिया हकायक जान के उसकी रिपोर्टिंग करे, तो बाज़ औक़ात आपको हुकूमत की मजबूरी में, अलाइंसेस की मजबूरी में, सियासी मजबूरी में फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन उनके इम्पैक्ट्स देखने चाहिए, उसका बर्डन क्या है। अब अगर मीडिया इसको किस तरह पेट कर रहा है कि ये बहुत बड़ा अरबों रुपए का बोझ आ गया, एक तरफ ये बात भी दुरुस्त है कि मुल्क में गुर्बत है, ये बात भी दुरुस्त है कि हम इस वक्त बड़े मुआशी दबाव का शिकार है, लेकिन जिस तरह मीडिया में पोर्ट्रे हो रहा है कि इस काबीना बन जाने से, इतना बड़ा साइज हो जाने से शायद अरबों रुपए का नुकसान गवर्नमेंट का खर्चे हो रहे हैं, इसके हकायक को अगर मीडिया सही रिपोर्ट कर दे तो शायद ये इतना बड़ा मसला ना हो। रिपोर्ट जरूर करे, सही कर दे बस। बिल्कुल सही है सर। ये मगर आज ही बहुत सारी ट्वीट्स, पुरानी ट्वीट्स एहसन इकबाल साहब की और लोगों की मंजर आम पर आ रही थी जब तहरीक इंसाफ की कैबिनेट का साइज 50 हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद की थी और इमरान खान कहते थे कि अलायंसेस हैं, बहुत सारी जमातें हैं, सबको मैनेज करने की मजबूरी है। आप मुझे वो बातें बता रहे हैं जो मुखालफत में कही गई तकरीरें हैं, मैं आपको हकायक बयान कर रहा हूँ। आपने मेरे सामने लॉ पढ़ा है, रूल्स पढ़े हैं, मैंने आपको उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन दे दी है। आप इसकी तहकीक करा के मुझे बता दीजिए, मुझे बुला लीजिए, मैं उसकी वजाहत कर लूंगा। अगर मेरी गलती हुई मैं माजरत करूंगा आपसे। चलें, बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, इसको ये रूल्स हैं, बहरहाल ये आप कह रहे हैं कि आपकी बहरहाल वजन है, मैं उसमें मज़ीद डिबेट में नहीं जाता। लेकिन कायरा साहब मुझे आखिर में, जी बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, ये बता दीजिए आखिर में कि शेख रशीद साहब के जो इल्ज़ामात हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी वफादारी तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ लोगों से मिलने के लिए ज़ोर दिया जा रहा है, आप इन इल्ज़ामात को किस तरह से देखते हैं? और ये इल्ज़ामात एक से ज़ायद कॉर्नर से आ रहे हैं, क्या वो जो पहले 2018 में भी इल्ज़ाम लगता रहा कि जी प्री पोल रिगिंग या मैन्युफैक्चरिंग हुई है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज से हम इलेक्शन से पहले गुजर रहे हैं? शेख रशीद साहब को बोझ डाला जा रहा है कि आप वफादारी तब्दील कर ले गिरफ्तार रख के, ये आप कह रहे हैं ना? अब ये कह रहे हैं, मुनस को तो छोड़े, शेख रशीद साहब को जो कुछ उन्होंने कहा इससे 100% लफ्ज़ बात है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। किसी शख्स ने उनको, मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कोई उनको मिल रहा है, कौन मिल रहा है, क्या, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की तरफ वो आएंगे नहीं, मुस्लिम लीग की तरफ उनकी जगह कोई नहीं, और उन्होंने कहाँ जाना है, पीटीआई में वो बैठे नहीं है, उनकी अपनी जमात है, वफादारी कहाँ बदलनी है, उन्होंने किसके साथ आना है, मेंबर वो रहे नहीं है, तो उनकी क्या ज़रूरत है, वो तो अपनी जमात रखते हैं, अपनी जमात मर्ज करेंगे। लॉजिकल बातों को देखना चाहिए। दूसरी गुजारिश है कि शेख रशीद साहब मेरे लिए बड़े अच्छे अल्फाज कहते रहे, मैं उनका मकरूज हूँ उस बात पे, लेकिन ये फरमाइए जो कुछ शेख रशीद साहब बिलावल साहब के बारे में कहते रहे या अब उन्होंने कहा, मैं आपको इजाजत देता हूं, फ्रीली इजाजत देता हूं कि आप मुझे वो लफ्ज कहिए, इस प्रोग्राम में कहिए और इसको ऑनर कर दीजिए। मुनासिब समझेंगे वो लफ्ज कहने? फरमाइए। सही, मैं आपको इजाजत उन्होंने, बिल्कुल मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, जी बिल्कुल। मुझे शेख रशीद साहब ने कई ऐसे अल्फाज कहे और मुतअद्दिद बार कहे, और जब वो जेल में नहीं थे तब भी कहे हैं जो उन्हें नहीं कहने चाहिए। बिलावल साहब के बारे में खास तौर पर जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं उन्हें नहीं कहने चाहिए, ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। मैं क्या करूं, मेरा मसला यह है कि मुझे लफ्ज निश्तरों से ज्यादा तकलीफ देते हैं और तसलसल से देते हैं, और किसी का एक जबान का अगर हो जाए ना बाई चांस
सहवन हो जाए, जबान लड़खड़ा जाए, किसी वक्त जोश खताबत में लफ्ज निकल जाए, हो जाता है, हम मुझसे भी हो जाता है, लेकिन मैं उसकी करेक्शन कर लेता हूँ, उसी वक्त कर लेता हूँ, बाद में कर लेता हूँ, माजरत कर लेता हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स या जमात या एक ग्रुप किसी एक फर्द को टारगेट कर ले और उसको उन बातों से उनसे मुखातब करे, उन अल्फाज से मुखातब करे, तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन है, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। इसकी इजाजत बहरहाल नहीं दी जा सकती। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कारिया साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूदा माहिर आईन और कानून। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। सर, अभी तक जो चीज़ें इलेक्शंस के हवाले से हमारे सामने आ रही हैं, जो मीटिंग्स इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो राय वो सूबों से मांग रहा है, आईजी साहिबान से मांग रहा है, उसके नतीजे में मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं, एहलकारों की कमी का मसला सामने आया है, बच्चों के इम्तहानात का मसला सामने आया है मार्च अप्रैल में, रमज़ान बाज़ारों में ड्यूटी देनी है, रमज़ान में मस्जिदों की हिफाजत करनी है, फिर जो है वो गंदम की कटाई का सीज़न आ रहा है। ये इनमें से कोई भी चीज़ आईनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन को डिले करने की वजह बन सकती है इरफान कादिर साहब? बिल्कुल, ये बहुत सारे फैक्टर्स आपने गिनवाए हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि अभी बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, उनके बाई इलेक्शन होने हैं। उसके बाद ये बात की जा रही है कि 2 सूबाई असेंबलियां हैं, वहाँ पे जो तहलील हो गई हैं असेंबलियां, उनके इलेक्शन होने हैं। फिर उसके बाद कौमी असेंबली के इलेक्शन होने हैं। उसके बाद अभी सेंसस जो है उसको भी मुकम्मल होना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठा देखें, और ख़ास तौर पे जबकि एक पार्टी के जो लीडर हैं वो अकेले ही 9-10 सीटों पे इलेक्शन अगर लड़ लेंगे तो वो जीत भी अगर जाएंगे तो फिर 7-8 या 5-6 सीटों के फिर इलेक्शन होने हैं। तो इन हालात में जिस कदर के वो लड़ाई मची हुई है, मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस जो है वो बर वक्त हो सकेंगे। सर, अगर मार्च में कौमी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन होने हों और अप्रैल में सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन होने हों, तो क्या आईनी तौर पर इसमें कोई कदगन है, रुकावट है? हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है ये कि मार्च में हो जाए कौमी असेंबली के इलेक्शन और अप्रैल में हो जाए सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन? देखें, आइन की तो बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं जिसके तहत के हमें अगर हम उस पर उस तरह से अमल करना शुरू कर दें जो कि आइन का एक ख्वाब है, तो वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन हकीकत में हमें हकीकत पसंद भी तो होना चाहिए ना, कि आया हकीकतन जब हम कोई चीज़ आइन में दी गई है और वो अगर बर वक्त ना कर सकें, तो जब वक्त गुजर जाएगा और उसके बाद भी करेंगे तो चीज़ तो फिर भी आइनी और कानूनी होगी ना। तो आइन में तो हमारे जो आर्टिकल 2A भी है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी है, वहाँ पे तो इस तरह की बातें नहीं है कि जहाँ पे कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी विल बी फुली सिक्योर्ड, और पाकिस्तान जो है उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखे गए हैं आइन में, और बहुत सारी टाइम लिमिट्स भी दी गई हैं। उसके बावजूद जब आप रियलिटी में आते हैं तो वो टाइमलाइन मीट नहीं होती, और आइन में तो रोजाना बहुत सारी आइनी वायलेशन होती हैं, और उन वायलेशन की वजह से फिर पिटीशंस भी आती हैं, हाई कोर्ट में भी आती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस आते हैं, उसका तदारक भी होता है। लेकिन ये कहना कि आइन में जो कुछ किया गया है वो बिल्कुल उसी तरह से होगा, तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे वाकयात हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्सीजेंसीज हो जाती हैं जिसमें कि पॉसिबल नहीं होता उन टाइमलाइंस को मीट करना। सही है इरफान कादिर साहब, अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो क्या ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है? बहुत सारे आइनी माहिरीन की राय यह है, बल्कि एतजाज हसन साहब का मैं अभी भी जिक्र कर रहा था। एतजाज हसन साहब ने कहा कि कयामत से कम कुछ भी हो जाए तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं। वो कुछ भी हो जाए, वो 90 दिन से पहले इलेक्शन होने को रोक नहीं सकता। नहीं, मैं एतजाज हसन साहब को के मेरे बड़े हैं और मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल उनसे एग्री नहीं करता इस चीज़ पे कि इसमें क़यामत की क्या बात है। कई दफ़ा इलेक्शन जो है बर वक्त नहीं हुए, बाद में हुए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इलेक्शन जो है वो, और फिर ये कहना कि ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, ये किसने कहा कि आइन तोड़ने के मुतरादिफ है? आइन में तो ऐसी बात नहीं लिखी।
आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन बर वक्त सही नहीं है। होंगे तो अच्छा, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, जो आइन जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएगा, जो जिम्मेदार होगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। ना। उनको मेरा ख्याल है उनके जो मशीरान हैं वो गलत मशवरे दे देते हैं। खान साहब जो है वो अपने मासूमियत में वो उनके पीछे लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सही है। मैंने आपको अभी अच्छा, आप ये कह रहे हैं सर, अभी शुरू में आपने इरफान कादिर साहब कहा, आपने कहा कि चूंकि कौमी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहे हैं तो ऐसे में फिर सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन नहीं हो सकते, बैक वक्त कैसे हो सकते हैं? तो ये भी मुमकिन है कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन करा लिए जाएं और कौमी असेंबली के इलेक्शन जो है उसको डिले कर दिया जाए। अब ये देखें ना, ज़िमनी इलेक्शन जो कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी वो वक्त और ये इनके इलेक्शन का वक्त इतना करीब होगा कि पाकिस्तान के आइन पिछले 50 साल से ये तमाम इलेक्शन बैक वक्त होते हैं। अब ये इसको अलग-अलग टाइम पे पाकिस्तान में इलेक्शन कराने, जो कि कभी भी नहीं हुआ, तो ये तो ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान में अब हर सूबा जो है वो उसके अलग इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान की जो एक यूनिटी है, मैं समझता हूँ उसको एक आप कमजोर कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तानियत है उसको आप कमजोर कर रहे हैं इस तरह से कि हर जो सूबा है वो अपना 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, उसकी खास वजह है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखें, इलेक्शंस जो है वो सारे के सारे केयर टेकर सेटअप में होने हैं, और ये जो तरामीम आई थी आइन में जिसके तहत एक न्यूट्रल सेटअप कायम किया गया था, उसका मकसद ही ये था कि ये इलेक्शन बैक वक्त हो और या फिर इतने करीब इलेक्शन हो कि सबको इकट्ठा कर दिया जाए। ये हरगिज़ आइन का मंशा नहीं था कि ये इलेक्शन, क्योंकि अगर देखें, अगर पंजाब में अगर पहले इलेक्शन कराते हैं तो फिर वफाक में जो वफाक में तो केयर टेकर्स नहीं होंगे, और जब वफाक के इलेक्शन होंगे तो पंजाब में केयर टेकर नहीं होंगे। तो ये तो वो जो तरामीम जिसके तहत ये केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट आया वो सारी रिडंडेंट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इलेक्शन के हवाले से क्या इम्कानात हैं, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, फिर अगर इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं और कुछ जो जवाज़ है या दलाइल हैं वो इरफान कादिर साहब ने भी दिए हैं, तो ये चीज़ें हम शिबली फराज साहब के सामने रखते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हुकूमती आईनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जो चीज़ कानून की लिमिट में नहीं होती और उसके बाद होती है वो भी कानूनी ही होती है और आइन उसकी इजाज़त भी देता है। तो अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो पाते किसी वजह से और 90 दिन के बाद होते हैं तो वो भी आईनी है और इसकी माजी में मिसालें मिलती हैं। इस आर्गुमेंट का क्या जवाब देंगे और किस बुनियाद पर आप कहते हैं और इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपके मेहमान कादिर साहब, इरफान कादिर साहब की बात सुन रहा था और उनके जो आर्गुमेंट्स थे, सच्ची बात है कि मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ उनके आर्गुमेंट से कि बीइंग अ वकील, कानून दान होते हुए उन्होंने ऐसे फ्लॉड लीगल आर्गुमेंट्स दिए हैं जिनकी ना कोई बेसिस है ना उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। वो ये कह रहे थे कि इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शंस हैं कि जी एक ही दफा हो, एक ही जगह पे हो, अगर ऐसा था तो कानून में, आइन में लिख दिया जाता। इरफान कादिर साहब अब अपनी एक हुकूमत में होते हुए एक थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं और लेकिन वो बड़ा फ्लॉड आर्गुमेंट उन्होंने दिए हैं कि जी ये क्या, भाई कानून में, आइन में दिए हुए हैं और आइन से बढ़कर ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो इरफान कादिर हो या शिबली फराज हो, कोई भी नहीं है। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये तो वही बात हुई कि 4-5 दिन का टेस्ट मैच होता है और चौथे दिन अगर एक टीम डिक्लेयर कर देती है और दूसरे को आने देती है और चूंकि नतीजा उनकी अंपायर की मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहा तो कहते हैं जी नहीं, 6वां दिन भी होगा और 7वां दिन भी होगा। ऐसे नहीं है, बिल्कुल ये क्लियर है कि जो वायलेट करता है 90 दिन के बाद जो भी केयर टेकर सेटअप होगा, और ये केयर टेकर सेटअप है, ये तो केयर टेकर सेटअप नहीं है, ये तो NTPTI लोग बिठा दिए गए हैं जो जिस तरह के कानून की धज्जियां उड़ाती हैं
अब जो वो उधर का जो पंजाब का जो केयर टेकर है, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक टीवी का एक वो होते हुए वो जो है तो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। उसने जो ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स की हैं वो बिल्कुल आईन के खिलाफ हैं। जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, ख्वाजा से वर्सेस स्टेट, उसका एक खुला कोई ट्रांसफर्स पोस्टिंग नहीं होती है जब इलेक्शन का वो केयर टेकर हुकूमत नहीं कर सकती है। उन्होंने सारे एंटी पाकिस्तान तहरीक, जी सही है, मैं इस पर आता हूं सर, लेकिन पहले जो आप अभी इरफान कादिर साहब की बात कर रहे हैं, शिबली फराज साहब, मैं उस पर मेरा एक सवाल आपसे और है। उन्होंने एक आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अभी पंजाब के इलेक्शन हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान लीजिए कि जीत गई और आपने पंजाब में हुकूमत बना ली, उसके बाद जब 6 महीने के बाद कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो पंजाब में केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, पंजाब में एक पार्टी की हुकूमत होगी, तो उस वक्त न्यूट्रलिटी को कैसे इंश्योर किया जाएगा और कैसे साफ शफाफ इलेक्शन को पंजाब में कौमी असेंबली के लिए मुमकिन बनाया जाएगा? देखें, अगर तो ये उनका आर्गुमेंट आप एक सेकंड के लिए मान लेते हैं तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि वो इतने अगर दाना हैं तो उनको आईन बनाते हुए या उनकी जो पार्टी थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आते। और भाई ये तो आईन में लिखा हुआ है, ये किसी की पर्सनल इंटरप्रिटेशन पे नहीं है। 90 दिन के बाद एक दिन भी कोई रहा तो वो यूसर्पर होगा, और यूसर्पर की जो और हासिल उसकी जो सजा है वो आर्टिकल 6 है, और वो ये उसमें सिविलियन, ये सिर्फ ये नहीं है कि मिलिट्री रूलर पे अप्लाई होता है, ये सिविलियंस पे भी अप्लाई होता है। तो जो इरफान कादिर बात कर रहे हैं उनका बावजूद इसके कि एक कानूनी पेशा है उनका, मैं तो हैरान हो गया हूं कि उन्होंने किस किस्म के आर्गुमेंट्स दिए हैं। और भाई कानून में लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ था कि अच्छा जी अगर उसमें कौन फला पार्टी जीत गई तो अगर मुस्लिम लीग जीत गई तो फिर क्या होगा। और भाई आईन में ये प्रोविजंस नहीं है इफ्स एंड बट्स की, अगर मगर नहीं करें। क्लियर है कानून जिसमें आपने 90 डेज के अंदर कराने हैं, चाहे वो इरफान कादिर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, उनको हर सूरत में ये इलेक्शन कराने हैं। और 91 दिन पे ये एक इलीगल केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जो कि अगेन ऐसे यूसर्पर के जुमरे में आती है और उसकी सजा आर्टिकल 6 है। सही है, चलिए सर, इस सिलसिले में तो आप लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए हैं, कल उसकी हेयरिंग भी है और ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये उम्मीद कर रही है, असद उमर साहब हर हेयरिंग पे मौजूद होते हैं, आपके और भी लीडर्स, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तवक्को कर रही है कि वहाँ से इलेक्शन की अनाउंसमेंट के लिए 90 दिन में पाबंद किया जाएगा हुकूमत को। लेकिन अब बहुत सारी और चीज़ें सामने आ रही हैं सर, जैसे आज भी इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का, पंजाब से रिकमेंडेशन मांगी गई हैं, उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के IG से मांगी गई थी। उन्होंने कहा था हमारे पास एहलकारों की कमी है, 57,000 एहलकार उधर कम हैं, यहाँ पर भी एहलकारों की कमी है। फिर बहुत सारी चीज़ें, आप मार्च में अगर अप्रैल में इलेक्शन के लिए जाते हैं तो रमज़ान होगा, रमज़ान में पुलिस एहलकार ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, मस्जिदों की हिफाजत कर रहे होते हैं, फिर ईद आ रही होती है, माजरत कर रहे हैं कि जी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिक्योरिटी देना, गंदम की कटाई का मसला है, पेपर बच्चों के हो रहे होंगे, इम्तहानात हो रहे होंगे। क्या आपके ख्याल में ये, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या आपके ख्याल में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन को आगे बढ़ाने की वजह बन सकती हैं? देखें, पहली बात तो सुने, जहां पे IG पंजाब या KP या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये तो उस वक्त की मौसीकी पे रक्स करते हैं जिसकी हुकूमत हो, तो वो आर्गुमेंट तो मेरे लिए, अगर ये इतनी अरसे से तनख्वाहें ले रहे हैं, इनका काम है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करवाना, किसी भी टाइम पे असेंबलियां टूट सकती हैं, ये इसीलिए आईन में दिया हुआ है मेरे भाई। उसमें ईद का, रोजे का, ये सारी की जी मैं तैयार नहीं हूं, इम्तिहान की डेट दी हुई होती है। आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं तो क्रिकेट का मैच खेल रहा था, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। वो बुनियादी तौर पे भाई एक बच्चा जानता है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको जूते पड़ने हैं, इनकी जो रुसवाई होनी है, इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, ये सिर्फ उससे फरार है। और ये जो साथ में इन्होंने जो स्टेट मशीनरी को यूज कर रहे हैं, जिसमें कि ये ब्यूरोक्रेट्स आ गए कि जी वो ईद होगी, रोजे होंगे, लोग थके हुए होंगे, यार ये एक बहुत ही मैं कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये बहुत ही सतही किस्म की गुफ्तगू हो रही है। आईन में आपने डिसाइड करना है कि आपने आईन के मुताबिक चलना है या ब्यूरोक्रेट या ये जो गासिब आके बैठ जाते हैं, ये नाअहल जो टोला है ये आके बैठ गया है और ये इलेक्शन को नहीं करवा रहे। भाई कानून में, आईन में दिया हुआ है, चाहे एक असेंबली टूटे, चाहे 2 टूटे, चाहे 3 टूटे, इलेक्शंस आपने कराने हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमें आईन की एक ऐसी शिक जो कि एक बच्चा भी उसको अंडरस्टैंड करता है, 105, उसमें जो है तो ये
अदालत हमें जाना पड़ रहा है। ये जुल्म नहीं है कि एक कानून आईनी रास्ता जो कि आईन ने दिया हुआ है उसमें लोग हमें अपना अदालतें जाना पड़ रहा है। हम उस क्यों अदालत जाएं हम भाई? हमें मजबूर किया गया कि हम अदालत जाएं क्योंकि ये तो 2+2=4 का केस है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी 2+2 जो है तो 5 भी हो सकता है जी। ये कहां लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता? अब ये इस आर्गुमेंट का क्या जवाब? एक तरफ तो आप अदालत गए हैं शिबली फराज साहब, एक तरफ तो आप अदालत गए हैं, दूसरी तरफ आप इलेक्शन को फोर्स करने के लिए विद इन 90 डेज आप चाहते हैं और कि 90 दिन में हो और आईनी और कानूनी तौर पर चाहते हैं, तो आप इसके लिए जेल भरो तहरीक भी चलाना चाहते हैं। ये जेल भरो तहरीक का अमली आगाज आप कब से कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये बताऊं कि ये हमारी ख्वाहिश नहीं है भाई। ये कानून और आईन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, तो ये कोई इस पे कोई कंफ्यूज आप भी ना रहे। ये एक हकीकत है। नहीं, मैंने कहा है कि आप आईनी तौर पर चाहते हैं, मैंने तो ये अभी जुमले में कहा है आपने। और ये हमारी मर्जी है कि हमने पहले कोशिश की कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, क्योंकि जिस तरह के मुल्क जिन मुआशी सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, ये मुल्क डूबता जा रहा है, ये मुल्क खड्डे में जा रहा है, इसकी इकोनॉमी खड्डे में जा रही है। ये लोग सिर्फ जो आए हुए इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये अपने केसेस माफ करा रहे हैं, कानून में वो तब्दीलियां कर रहे हैं। नैब के कानून उन्होंने अपने फेवर में डाल दिए, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी है कि कौन है जो कि इनके बेनिफिशियरी हैं। ये सारे इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरबराहान हैं और उनके जो नीचे वाले लोग हैं, उनके खानदानों के, वही बेनिफिशियरी हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम के 1.1 खरब रुपया, 1.2 खरब रुपया चोरी उसकी माफ कर दी है, चोरी को हलाल कर दिया है। ओ भाई, इस मुल्क ने रहना भी है, इस मुल्क के बच्चों का भी एक मुस्तकबिल है। 60% जो है तो यंग लोग हैं, उनके मुस्तकबिल को आपने बिल्कुल एक ऐसे उस पे लगा दिया है कि जिसमें उनको अपना मुस्तकबिल का नजर नहीं आ रहा। 7-8 यंगस्टर्स यहां से चले गए हैं। तो हम अगर जेल भरो कह रहे हैं तो ये हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हम हर वो आईनी और कानूनी और पुरअमन तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोगों को, ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम, आपके ज़हन में इसका खाका क्या है? ये कैसे जेल भरो तहरीक चलेगी? कैसे इसका आगाज होगा? कहां से होगा? कैसे होगा? अमली खाका भी इसका कोई ज़हन में है या बस अभी ये अनाउंसमेंट है? इररिलेवेंट बातें हैं ये कि कहां से होगा, कौन होगा, शिबली फराज पहले होगा कि इमरान खान पहले होगा, ये सारी जो है ना, इसको छोड़ दें आप। असल पे गुफ्तगू पे आए कि ये मुल्क जो है तो उसकी मुल्की सलामती खतरे में पड़ गई है इन नाअहलों की वजह से, और इलेक्शन ही वाहिद उसका हल है। हम जेल भरें, जो भी करें, कब करें, किसने जाना, ये हम तय करेंगे। हमें आप नहीं बताएंगे कि आपको हमने पूरा एक रोस्टर नहीं देना। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में हर चीज बताई नहीं जाती है। चाहिए। शिबली साहब, ये बताइए कि आज लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला भी आया आपके हक में कि वो 43 लोग जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और फिर कहा था कि हमारे इस्तीफ़े कबूल न किए जाएं और उनके कहने के बाद इस्तीफ़े कबूल हो गए थे, तो वो आपकी फेवर में गया है और उसको फैसले को, जो स्पीकर साहब ने इस्तीफ़े कबूल किए, उसको कलअदम करार दे दिया। अब ये बताइए कि कौमी असम्बली में आप अपना अपोजिशन लीडर लाने जा रहे हैं, कोई नाम मुंतखब हुआ है? कौन अपोजिशन लीडर होगा? राजा रियाज साहब को रिप्लेस कौन करेगा? देखिए, राजा रियाज इज अ नॉन एंटिटी, उसको रिप्लेस करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। पहले तो ये जो स्पीकर नेशनल असेंबली का जो एक शर्मनाक रोल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने 1 साल इलेक्शन इस्तीफे मंजूर नहीं किए, फिर अचानक जब उनको पता चला कि ये तो जमीन उनके पांव से खिसक रही है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से और बड़े सिलेक्टिवली पहले 10 मंजूर किए, जो उसमें हजीमत उठानी पड़ी। इलेक्शन हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई और ये इन्होंने कमजोर हल्के चुने थे। सो सबसे पहले जो है, मैं स्पीकर के एक कंट्रोवर्शियल रोल पे बताना चाहता हूं कि ये उनका एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, उन्होंने उस कुर्सी का के भरम का, उस कुर्सी की अहमियत का ख्याल नहीं रखा और वो तवक्को भी उनसे यही थी। दूसरी बात आते हैं कि ये जो कठपुतली बनाए थे ना, ये जो लोटे थे, जिसमें कि ये जो भी इसका नाम है, रियाज है, जो भी है, ये हमारे लिए अहमियत नहीं रखते हैं। हमने जाना है, हम जो है तो हमें एक ऐसी टोले से पाला है जो कि ना आईन को मानती है ना कानून को। अब हम इनकी जो वो है ना, जो हरकतें हैं, उसको हम इनको ही मात देंगे।
आपने देखा है हमारी स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में वेरिएंस है और हम इंशाल्लाह जो आके जो है तो अपना रोल अदा करेंगे। जाहिर है आपने ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई ना, आपका एक ही निकाती एजेंडा है ना वापस जाने का असेंबलियों में, एक ही निकाती, और वो ये है कि आप मुशावरत के जो केयर टेकर सेटअप है उसकी मुशावरत के लिए हिस्सेदार बनना चाहते हैं, और आप नहीं चाहते कि ये मुशावरत राजा रियाज साहब के साथ मिलकर कर ली जाए। ये इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं है ना कि आप कौमी असेंबली में जा रहे हैं, तो इसीलिए मेरा आपसे सवाल था कि आप किसको अपोजिशन लीडर बनाने जा रहे हैं। देखें, ये एक हिस्सा है, ये दिस इज नॉट इट कि सिर्फ इस वजह से कि जी मशावरत करनी, मशावरत तो हमने उधर भी देख ली, पंजाब में देख ली हमने कि वो होगा नहीं, वो जाएगा फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ, वो तो हमें पता है कि वो चीज तो नहीं होने वाली। नहीं, देखिए ना, आप हर चीज तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये जरूर मैं आपको बताऊंगा कि हम हर इनकी चालों को, इनकी जो बदनीयती भी अपनी चालें हैं, हम उनका तोड़ भी निकालेंगे और इनको हम भगाएंगे। कौम को इस टोले से हमने निजात दिलानी है। कौमी असेंबली में वापस जाने की आपके पेश नजर कौन कौन से निकात हैं? आप क्या आप अचीव करना चाहेंगे? शिबली फराज साहब कौमी असेंबली में जाके क्या अचीव करना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से हमारे मेंबरान के इस्तीफे 1 साल तक लटकाए गए और फिर अपनी उस पे और जो वजूहात वो बताते थे कि जब तक वो एक सामने नहीं आएगा, वेरिफिकेशन नहीं होगी, नहीं करेंगे, और फिर एक ही उसमें बदनीयती पे, देखिए बदनीयती को हमने जो है न्यूट्रलाइज किया है कि हम अपना केस गए, और मुझे हमारी तवक्को देखें इस वक्त सिर्फ अदालतों से है, इंसाफ अदालतों से मुहैया होगा, जो इस जमीन पे है, करने वाला इंसाफ अल्लाह ताला है। लेकिन हम ये जरूर बता दें कि हमने हर जगह पे इनको शर्मिंदा करना है, हमने हर जगह पे इनको एक्सपोज करना है बुनियादी तौर पे, और इसलिए जो है तो हम असेंबलीज में जो हमारे ये मेंबरान हैं, ये तो हम जाके अभी ये भी फैसला नहीं हुआ कि आया हम उसमें जाके बैठेंगे और हम जो भी हम करेंगे, ये तो हम टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि हमने आगे क्या करना है, क्योंकि हमारा पाला एक ऐसे लोगों से हिकमत अमली बनाई है कि जी शिबली फराज साहब, इमरान खान साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि मुझे नाअहल कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बनाई है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया गया तो क्या होगा? देखें, बात यह है कि अगर तो इस मुल्क में कानून है और आईन है, तो फिर तो कोई इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता, और अगर किसी ने करना ही है, किसी ने यह फैसला कर लिया है जो कि हमें नाकाम होता नजर आ रहा है, हमने कई उस अटेम्प्ट हुई, भाई फिजिकल असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, कातलाना हमला हुआ जिसका कि इमरान खान ने 1 महीने पहले, वकूए से 1 महीना पहले कह दिया था कि ये मजहबी जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करके और ये मुझे अटैक करेंगे, वो हुआ। अभी और कई प्लान्स हैं, तो देखें इस कौम की वाहिद उम्मीद है वो है इमरान खान। अगर उसने इस मुल्क के एग्जिस्टिंग सिस्टम को किया है एक्सपोज, कि बिल्कुल सामने रख दिया है, इस मुल्क में जो हमारी जो तहरीक है, खान साहब की ने जो अपनी जदोजहद की है, उसमें ये सब आपके सामने बिल्कुल सब पूरा जो एग्जिस्टिंग ये जो बोसीदा निजाम है उसको एक्सपोज कर दिया है। अब जो एक्सपोज कर दिया है वो लोग तुले हुए हैं, ये जो टोला इक़्तिदार में रहा है इतने अरसे से, 35 साल से, तो ये जो अभी मौजूद है, जिन्होंने कि इसको अपनी एक फैमिली कंसर्न बना लिया है, तो इनको तो हमने शिकस्त देनी है, और अवाम हमारे पीछे खड़ी हुई है, अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है, और जितनी इस मुल्क की सर बिल्कुल सही है ये तो जी ठीक है। इलेक्शंस के नतीजे में ये बात सामने आएगी कि कौन किस पॉपुलैरिटी की किस सियासी जमात की पॉपुलैरिटी का क्या आलम है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।